नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पर हैं। आज दिल्ली में उनका स्वागत किया गया। जब वो दिल्ली पहुंचे, क्राउन प्रिंस सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अहम चर्चा भी होगी। क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और बिजनेस डेलीगेशन भी भारत आया है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ हैं। हाल के सालों में भारत और यूएई के बीच में राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पहले से गहरी हुई है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद के दौरे से दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। क्राउन प्रिंस के तौर पर नाहयान का ये पहला भारत दौरा है। 8 तारीख को भारत पहुंचने के बाद अल नाहयान 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हो रही है। 10 सितंबर को वे मुंबई में होंगे, जहां बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे और ये व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से काफ़ी अहम होगा। हाल के वर्षों में देखें तो भारत और यूएई के बीच जो है संबंध हैं उसमें काफ़ी निकटता आई है। इसी साल पीएम 13-14 फरवरी को यूएई के दौरे पर गए थे। 2015 से लेकर अब तक यूएई का ये उनका 7वां दौरा था और पिछले 1 साल में ही वे 3 बार यूएई जा चुके हैं। अबू धाबी क्राउन प्रिंस अल नाहयान का भारत आना जो है और पीएम मोदी से जो उनकी मुलाकात है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को और ज़्यादा मजबूती देगा। दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए क्षेत्रों का रास्ता खुलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। पीएम मोदी जो हैं 2015 में यूएई की यात्रा की थी और उस समय दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया और 2017 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर जो दस्तखत है वो हुआ और इसके बाद से जो दोनों देश हैं उनके बीच निवेश, व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीकी, ऊर्जा, शिक्षा, इन तमाम क्षेत्रों में साझेदारी जो है वो बढ़ी है। वो जो समझौता है 2017 का, उसके लिए नींव का जो पत्थर है वो साबित हुआ है। यूएई के साथ द्विपक्षीय व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर 2022-23 की बात करें तो दोनों देशों के बीच 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार है वो हुआ है। दोनों देशों के बीच लेन देन में राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि भारतीय रुपया और संयुक्त अरब अमीरात का जो दिरहम है उसमें करने को लेकर भी बात आगे बढ़ चुकी है और 2022 में इसे लेकर व्यापक आर्थिक साझेदारी जो है CEPA समझौता जो है वो भी हुआ। भारत यूएई से तीसरा बड़ा ऊर्जा आयातक देश है और पिछले साल भारत ने यूएई से पहली बार भारतीय रुपये में कच्चा तेल खरीदा। द्विपक्षीय संबंधों के अलावा इस दौरे में मध्य पूर्व की हालत पर चर्चा भी काफ़ी अहम है। इजराइल हमास जंग से पैदा हुए हालात और हमास चीफ हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद ईरान और इजराइल के बीच जो सीधे युद्ध की आशंका लगातार जो बनी हुई है उस मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना भी है। मध्य पूर्व में युद्ध की जो आग अगर भड़की तो फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा जो पहले से ही खतरे झेल रही है। इसलिए इसकी रोकथाम की कोशिश जो है वो भी जारी है और इस यात्रा के दौरान इस पर भी बात होने की संभावना है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं। रियाद में वो GCC यानी भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई देशों के साथ विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि GCC भारत के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और ये बैठक सहयोग को और बढ़ाने का अवसर है। तो एक तरफ जहां अबू धाबी क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो 6 दिनों की विदेश यात्रा पर निकले हैं और उनका पहला पड़ाव जो है वो सऊदी अरब है, जहां से वे जर्मनी और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे। इस यात्रा का जो मकसद है वो भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना है और सऊदी अरब में जो 2 दिन का उनका दौरा है उसमें वो इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। इस काउंसिल में सऊदी अरब के अलावा यूएई, बहरीन,
कतर, कुवैत और ओमान जो है वो शामिल है। तो काफ़ी प्रभावशाली काउंसिल है ये। और इस बैठक के अलावा प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, विदेश मंत्री जो हैं वो जीसीसी के कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। जीसीसी भारत के एक बड़े व्यापारिक साझेदार के तौर पर उभरा है। इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो कि इन देशों के साथ संबंधों को पीपल टू पीपल लेवल पर और ज़्यादा मजबूती देते हैं। और दरअसल अगर देखें तो मध्य पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम भूमिका निभाता रहा है। भारत के कुल तेल आयात का करीब 2/3 हिस्सा जो है वो मध्य पूर्व के देशों से ही आता है। और मध्य पूर्व के देशों से भारत के गहरे होते संबंधों का नतीजा ही है कि G20 सम्मेलन के दौरान, जिसकी की अध्यक्षता भारत ने की, उस दौरान साइडलाइंस में भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक सहमति बनी और इसे मूर्त रूप देने की कोशिश की जा रही है। जिस परियोजना के पूरे होने के बाद भारत से यूरोप की जो यात्रा है वो 40% उसमें समय कम लगेगा, 30% जो लागत है वो कम आएगी और साथ ही ये चीन के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव को भी काटने में सहायक होगा। तो सरकार जो है वो मध्य पूर्व से आर्थिक व्यापारिक हित को तो साध ही रही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में शांति स्थापना पर भी जोर दे रही है। और क्राउन प्रिंस का जो भारत का दौरा है और विदेश मंत्री का जो सऊदी अरब का खासतौर पर जो दौरा है, उस मामले में एक और कदम है, एक और कोशिश है। कितने महत्वपूर्ण हैं ये संबंध और भारत को इससे और क्या हासिल हो सकता है विश्व पटल पर, इसका भारत का क्या इस पर फर्क पड़ेगा? हमारे साथ कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं, पश्चिमी एशिया विशेषज्ञ हैं। आसिफ रमीज दाऊदी साहब भी जुड़ रहे हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। सबसे पहले कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं सर? और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अब हम देखा कि चाहे यूएई की बात हो, जीसीसी कंट्रीज में भारत की जो पहल रही है, उसको आप कितना व्यापक और महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट इस पूरे क्षेत्र का एलाई के रूप में इमर्ज हुआ है और उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है सभी देशों का। इन्हीं 5 देशों का नहीं, जिनका अभी उमा शंकर जिनके बारे में बता रहे थे, बल्कि ईरान भी इसमें। ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इस वजह से भारत की, और दूसरी तरफ इसराइल से बड़े अच्छे संबंध हैं। इस वजह से भारत एक बड़ी यूनिक पोजीशन में है। और फिर यह है कि भारत हमेशा से, भारत की जो पॉलिसी रही है इस क्षेत्र को लेके या अरब क्षेत्र को लेके, वो हमेशा डेवलपमेंट वर्क में उनके इंटरेस्टेड रहता है। इंटरनल अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। और फिर यह है कि वो फिलिस्तीन के जो जस्ट काज है, जो जस्ट इशू है, उसको सपोर्ट करता है। तो आम जनता में भारत की बड़ी अच्छी पकड़ है वहाँ पे। ये संबंध जो है हमारे इस क्षेत्र से कम जो है इस्लाम आने से बहुत पहले से है, और वो लगातार इस्लाम आने के बाद और बढ़े, फिर उसके बाद आज़ादी के बाद लगातार बढ़ते चले जाते। तो एक बहुत ही, वो भारत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सैकड़ों साल से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, भारत से व्यापार करते थे, आते थे, जाते थे। फिर उसके अलावा भारत भी इनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके अलावा ये भी है कि हमारा जो लगातार ट्रेड है उनके साथ लगातार बढ़ रहा है। 100 तकरीबन $185 बिलियन का इनके साथ हमारा ट्रेड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये रीजन। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ से हमारा जो रेमिटेंसेस हैं वो भी आते हैं इन देशों से, 30 से 40 बिलियन डॉलर के करीब। और उसके अलावा ये भी है कि संख्या तो है ही बहुत बड़ी, जिसके बारे में अभी इन्हीं ने बताया। वहाँ पे काम करने वाले लगभग 90 लाख के करीब हैं आदमी, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। और अगर यूएई में आप जाइए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक नया भारत, एक पूरा, वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स नहीं है, सारी चीजें वहीं पे हैं। सबसे बड़ी संख्या में इंडियन मूल के लोग वहाँ पे हैं। तो आपको भारतीय होटल, भारतीय रेस्टोरेंट, भारतीय खाना, भारतीय कपड़े, हर चीज आपको दिखाई देगी वहाँ पे। और विद अरब टच भी है, साथ में अरब का भी है वहाँ पे। तो वो एक बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं वहाँ पे, काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी मकान भी खरीद रहे हैं। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये दौरा जिस पे आए हैं। आने के बाद अब मैं समझता हूँ कि ये इस विजिट के बाद और अच्छा इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी बात ये कि ये देश काफी चिंतित है, उमा शंकर ने बताया, जो गाजा में वॉर चल रही है उसके चलते हुए
डर है। तो भारत की जो नीति है, भारत चाहता है कि अमन शांति इस क्षेत्र में रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री से भी प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी ने फोन बिल्कुल, पे करके बिल्कुल। पूछा। फिर उसके अलावा ये एक सेकेंड, उसके अलावा ये भी है कि ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध होने। तो भारत एक चाहता है कि एक अमन शांति रहे, क्योंकि सबसे उसके अच्छे रिलेशन है। एक बड़ा रोल भी प्ले कर सकता है मध्यस्थता की अगर जरूरत पड़े। और भारत की आसिफ रमीज दाऊदी साहब, भारत की जो कुछ सालों में हमने देखा कि जो कहीं ना कहीं एक सेंटर पीस बन गया है भारत की डिप्लोमेसी का, जो मिडल ईस्ट के देश हैं वहां पर जाकर कोशिश करना, और जो संबंध हैं जो जैसे कमाल साहब बता रहे थे कि हिस्टोरिकली काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं, उनको और डीपन करना। उसका खास तौर से अगर आप देखें कोविड के बाद और उसके बाद जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो ऑयल डिपेंडेंसी है, या जो भारत को तेल की जो भारत की आवश्यकता है, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन संबंधों से के द्वारा प्ले किया गया है। तभी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जीसीसी कंट्रीज से जितना भारत में ऑयल आता है वो काफी तादाद में बढ़ चुका है। अंकित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑयल जो आता है वो तो बड़ी तादाद में बढ़ा ही है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरे 140 करोड़ जो भारतीय हैं पूरी दुनिया में रह रहे हैं, और जो गल्फ कंट्रीज में खास तौर से जो यूएई और सऊदी अरब के अंदर दोनों मुल्कों के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है ये, बहुत खुशी की बात है। और वैसे में एक ऐसा इंसान और मुझ जैसे यहाँ पे लगभग 90 लाख यानी 9 मिलियन, या आप कहते कभी कभी ये ऐसा आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ की तरफ भी बढ़ जाता है, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैं यहाँ पे 25 साल से इस इलाके में, चाहे आप कुवैत की बात करें, यूएई के हैं, सऊदी अरब में, तो उसको मैंने देखा है इन तमाम चीजों को बढ़ते हुए और फलते फूलते हुए। और इन चंद सालों में जो तमाम चीजें हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। उसकी वजह ये है कि देखिए, अभी क्राउन प्रिंस जो यूएई के हैं उनका पहली बार इंडिया में मौजूद होना, और साथ में पिछले साल देखें कि हमारे प्रधानमंत्री, मतलब कुछ चंद साल भर की बात करूं तो 3 बार, और पूरे 10 साल में लगभग 7 बार किसी एक मुल्क की तरफ अगर आप रुख करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत है, जिसपे भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैं जो बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमने देखा है कि चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, भारत के साथ हमेशा इन लोगों ने, इनकी जो सरकारें रही और भारत का भी जो रुख रहा है, वो कई वजहों से बहुत ही स्ट्रांग बनाने की तरफ रहा है, जो पहले ही से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे आप ट्रेड की बात करें, उसका आंकड़ा भी अभी दे दिया गया। आप चाहे सिर्फ यूएई की बात करें तो 85 मिलियन बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। और हमने कैसे सीपा, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मामला हो, या लोकल करेंसीज की, आई मीन कई मुद्दों पे बात हुई और कई चीजों पे बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिले। और ये तमाम जो खास तौर से, अब हम इस पूरे मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा और इधर लाए जीसीसी की तरफ, और जीसीसी में अगर हम सिर्फ यूएई और सऊदी की बात करें तो 3.5 मिलियन इंडियंस वो यूएई में रहते हैं, लगभग 2.5 सऊदी में रहते हैं। आप इस दोनों को अगर जोड़ लें तो लगभग 6 मिलियन हो जाते हैं। 60 लाख इंडियंस अगर किसी इस मुल्क में रह रहे हो, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ट्रेड कैसा रहा होगा, किस तरीके की इकोनॉमिक सपोर्ट यहाँ से भारत की तरफ भेजी गई होगी हम लोगों के जरिए, या जो भी इंडियंस रहते हैं यहाँ पे, ब्रॉड इंडियंस में कहता हूँ और प्रेफर्ड इंडियंस में कहता हूँ, इन तमाम कंट्रीज की तरफ से इंडियंस को बहुत ही प्रेफरेंस दिया जाता है, बहुत ही इनकी एक कहते हैं ना, और ये भी साबित करते हैं इन चीजों को, और हमारी सरकारें भी साबित कर रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किस तरह से अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हुए वो अपनी जगह हैं, कैसे डिफेंस पे और ज्यादा चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खुद अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो यहाँ का जो विजन है वो इतना शानदार है, 2030 विजन, उसको लेकर आप देखें कि पूरी दुनिया जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो बिल्कुल। रही है। यहाँ की तमाम चीजों पे आप अंदाजा लगाए, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, अभी ये पहली बार नहीं है, अभी खुद यहाँ मौजूद है। और या इंडिया और जीसीसी के जो मीटिंग्स चल रही हैं और अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर से बायलैटरल्स होंगी, तो ये तमाम जो सिग्नल्स करती हैं, इशारे करती हैं, और बल्कि ये साबित करती हैं कि ये कैसे हम प्रोग्रेस की तरफ, कैसे हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल। यहाँ के मुल्कों के लिए भी वो चाह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में जो बेहतर है, डेवलपमेंट की बातें हो पॉजिटिव सोच के साथ, और भारत भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ, ये तमाम मिसालों पे मिसाल कायम करते हुए ये आगे बढ़ रहा। और मुझे लग रहा है कि आने जी वाले बिल्कुल। दिनों में
और ज्यादा बेहतर होंगे। कमर आगा साहब, जो भारत का एक ग्लोबल साउथ का एक पुश जो हम देख रहे हैं, उसमें जो गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप है, वो जिस तरीके से सुदृढ़ हो रहा है, उसमें कितनी मदद करता है भारत को एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को आगे ले जाने में? देखिए, बहुत बड़ी मदद मिलती है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सऊदी अरेबिया में अब वो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की, वो बात कर रहे हैं लोकल करेंसी में ट्रेड करने की। यूएई के साथ हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर उसके अलावा ये है कि ये क्षेत्र और प्लस जो ग्लोबल साउथ की जो आप बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे एक तो हमको तो तेल और गैस की सप्लाई यहाँ से लगभग हमारी 35% तेल की सप्लाई है और 70% गैस की सप्लाई आती है। $48 बिलियन का हमने इनके साथ तेल खरीदा है और $21 बिलियन की गैस। तो कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद भारत के जो रिश्ते हैं इनके साथ मिलके हम जॉइंट वेंचर्स की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे स्कोप है। हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। अगर ये देश अपना एक कंसोर्टियम बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सिविल एविएशन, प्लेन्स, फिर उसके अलावा ये है कि शिप बिल्डिंग, टैंक, ऑयल टैंकर्स, ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं इनके साथ मिलके, और एक दूसरे स्तर पर ट्रेड को ले जाया जा सकता है। हमारा इन देशों के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी लगातार बढ़ रहा है, और एक जिससे दोनों को काफी फायदा होगा आने वाले समय में। और फिर यह है कि हम लोग बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो एशिया अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं। हमारे पास सस्ता लेबर है जो कि कंप्यूटर सेवी है, इंग्लिश बोलना जानता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो बहुत ही टेक्निकल क्लास है। इस क्षेत्र को नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी हमारा लेबर इतना ज़्यादा जाता है, हर सेक्टर में, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, जी। यू नेम एनीथिंग, मेडिसिन हो, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर। इस तरह से बहुत बड़ा एक कॉपरेशन का स्कोप है दोनों देशों में, और पूरी कोशिश भी यही हो रही है। आने वाले समय में हमें लगता है कि बहुत तेजी से रिश्ते होंगे, इसलिए कि इन सभी देशों में आपस में जो टेंशन थे वो खत्म हो गए, सबके अच्छे रिश्ते हो गए। सऊदी अरेबिया ने ईरान से भी अच्छे संबंध बना लिए हैं, तो स्कोप और बढ़ जाता है। मगर जी। खतरा जंग का जो है उसको देखते हुए थोड़ी सी चिंता उनको भी है, और उतनी ही चिंता भारत को भी है। और भारत पूरी तरीके से चाहेगा कि ये युद्ध फैलने न पाए, और वैसे ईरान भी चाहता है, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं कि वो भी नहीं चाहते कि युद्ध फैले। तो एक बड़ा अच्छा साझा कॉपरेशन इस विजिट से, और हमारे प्राइम फॉरेन मिनिस्टर जो इस समय जयशंकर जी सऊदी अरेबिया गए हैं, इन दोनों देशों से और से ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र से आने वाले समय में बहुत घनिष्ठ संबंध बढ़ेंगे। ये संबंध न सीमित रहेंगे केवल कॉमर्स में, बल्कि कल्चर, और फिर उसके बाद हमारे रिलीजियस जो है, लाखों लोग हर साल हज के लिए और दूसरी जगहों पे जी, सऊदी अरेबिया जी, जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया की बड़ी जी। इम्पोर्टेंट अहमियत है भारत में। और तो कुल मोदी जी मिलाकर ये और सुदृढ़ होते हुए संबंध आप देख रहे हैं, इसका फ्यूचर और आप ब्राइट भी देख रहे हैं। साथ ही साथ 20% मुसलमान जो हैं वो दुनिया के, वो इन देशों में रहते हैं, और भारत की तरफ से एक बड़ी आउटरीच, जैसे आपने कहा, कि ना सिर्फ इसको देखा जाए व्यापारिक तौर पर, बट कल्चरली और हिस्टोरिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ये रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश की कुछ राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से परिवार और राजनीति के टकराव ने तूल पकड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और समाज परिवारों में दरार पसंद नहीं करता। उन्होंने गढ़चिरौली में एक सभा करते हुए कहा कि अजीत, ये बड़ा बयान जो है उनका, उन्होंने कहा कि ये, अगर आप इसे कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, अजीत पवार ने अपनी पत्नी को उतारा था सुप्रिया सुले के खिलाफ, जो उनकी बहन है, चचेरी बहन है, और उसके बाद एक बार पहले भी वो इस तरीके का बयान दे चुके हैं। अजीत पवार ने यह बयान राज्य मंत्री और एनसीपी नेता धर्मराव बाबा आजम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने से रोकने की कोशिश में, कहा जा रहा है कि दिया है। भाग्यश्री अपने ही पिता के खिलाफ अहेरी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। घरामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करताय, हे बरोबर नाही। अजीत पवार का दर्द एक बार फिर उभर आया है।
ये लोकसभा चुनावों में लगा वो जख्म है जिसने उनके परिवार में दूरियां बढ़ा दी। गढ़चिरौली की सभा में अजीत पवार ने परिवार को राजनीति से बड़ा बताया और अपने अनुभव के आधार पर मंत्री बाबा आत्रम की बेटी को समझाने की कोशिश की कि परिवार तोड़ने की गलती समाज द्वारा पसंद नहीं की जाती। त्याच्या हाताखाली जो शिकतो जो किसी के अंतर्गत कुछ भी सीखता है वह उसे सारे दाव नहीं सिखाता, एक दाव बचा कर रखता है। बाकी लोग सिर्फ बातें बताते हैं। मुझे आपको बताना है कि अभी भी ये भूल मत करो, अभी भी अपने पिता के साथ रहो। एक पिता का जितना अपनी बेटी पर प्रेम होता है उतना प्रेम और कोई नहीं कर सकता। ऐसा करके आप खुद के ही घर में दरार पैदा करोगे। यह सही नहीं है, समाज को यह स्वीकार्य नहीं है। इस संदर्भ में हमने भी अनुभव लिया है और मुझे मेरी गलती अब समझ आई है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। घरामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करता है। अजीत पवार के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अब अजीत पवार की इस पीड़ा को असल में राजनीतिक हार का दर्द बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सच में पश्चाताप हो रहा है तो जिस एनसीपी को तोड़ा उसे वापस शरद पवार को सौंप दे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि कुटुंब महत्वपूर्ण है, राजनीति दुय्यम है। क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है क्या? तो अजीत दादा का वक्तव्य सुनने के बाद अगर उन्हें किसी चीज को जाहिर करना है तो कृति में भी उनका वक्तव्य उतरना चाहिए। आपने शरद चंद्र पवार साहब का पक्ष तोड़ा, आपने उनके विधायक लेके गए, आप उनके कार्यकर्ता लेके गए और पार्टी पवार साहब के होने के बावजूद आपने अपना अधिकार उस पार्टी पे जमाया। आपको अगर अब पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है, तो मेरी विनती है आपसे कि जिस प्रकार का आप भाषण कर रहे हैं, वक्तव्य कर रहे हैं, आप शरद पवार साहब का पार्टी, शरद पवार साहब की पक्ष, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस सुपुर्द कर दीजिए। उनके विधायक उनको सुपुर्द कर दीजिए, उनके सांसद उनको सुपुर्द कर दीजिए, उनके कार्यकर्ता उनको सुपुर्द कर दीजिए। तो हम मानेंगे कि सही मायने में अजीत दादा पवार को पश्चाताप हुआ है, अन्यथा ये सब राजनीतिक बातें हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल अन्य दलों का कहना है कि शरद पवार की एनसीपी तोड़ने वाले अजीत पवार को अब असलियत का एहसास हो गया है और इसी के चलते वो परिवार बचाने जैसी बातें कह रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अजीत दादा पवार को जब समझ में आ गया कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि इस भारत की एक संस्कृति रही है, यहाँ घर तोड़ने वालों को कोई साथ नहीं देता, घर में फूट डालने वालों को कोई साथ नहीं देता। अजीत दादा पवार ने भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसकर अपने घर में कलह करवाया, अपनी बहन के खिलाफ चुनाव अपनी ही पत्नी को लड़वाया, फिर चुनाव में जनता ने उनको हरा दिया। जब इतनी किरकिरी हो गई तब उनको समझ में आ रहा है कि भारत देश की जनता परिवार फोड़ने वाले, घर तोड़ने वाले, पार्टी तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देती, क्योंकि यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का है, श्री कृष्ण भगवान का है, ये ऋषि मुनि का देश है, संतों का देश है। तो अजीत दादा पवार अब आप कितना भी लेपापोती कीजिए, कितना भी डैमेज कंट्रोल कीजिए, महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को पूरी तरह नकार दिया है, खास करके आपकी नकली राष्ट्रवादी को भी नकार दिया है। आप कितनी बार भी ये कहेंगे कि मैंने अपनी गलती मान ली, कोई मानने वाला नहीं है कि आपने अपनी गलती मान ली। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया। सुप्रिया सुले 1.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव जीत गई। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ एक ही सीट रायगढ़ पर जीत पाई। बगावत के बाद भी शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर और 8 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में हार के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने अब पूरे महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से सत्तारूढ़ महायुति में शामिल एनसीपी ने 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन सीट बंटवारे पर फैसला होने में अभी काफी समय बाकी है। तब तक अजीत पवार खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा परिवार के सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतरने के फैसले को परिवार में दरार का कारण बताया और इसी के साथ इसे समाज द्वारा अस्वीकार्य ठहराया है। सवाल उठता है कि सत्ता की भूख में पार्टियों द्वारा इस प्रकार परिवारवाद को भुनाने की यह राजनीति कितनी कारगर साबित होगी और देखना होगा कि चुनावी तवे पर परिवारवाद की रोटी सेकने से आगामी विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों को किस प्रकार फायदा मिलेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। चलिए, वक्त हो चुका है मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप हेडलाइंस का।